हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी कंट्री के लिए, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। दूसरी बात, ये जो टॉपिक है ये जिस चैप्टर के अंडर आता है उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेम्प्टेड इन सक्सेसिव 5 ईयर प्लान्स मेड एग्रीकल्चर अ प्राइड ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने 5 ईयर प्लान्स हमारे देश की आज़ादी के बाद शुरू किए थे, उससे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और एग्रीकल्चर हमारी जो प्राइड बन गया, ठीक है, पूरी इकोनॉमी की नेशनल प्राइड बन गया। नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फॉलोइंग पॉइंट से गो थ्रू होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। ठीक है ना, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इससे ये भी पता लगता है कि इंडिया इज स्टिल नॉट डेवलप्ड कंट्री बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, मगर इतना नहीं बढ़ा जितना जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लान्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम इज इज डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर्स। इन आना था यहाँ पे, एग्रीकल्चर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन different years has been ranging between 61% and 17.2%। तो जो भी नेशनल इनकम का जो कंट्रीब्यूशन है, जब हमारा देश आजाद हुआ तब तकरीबन मोर देन 50% जो था जीडीपी का वो एग्रीकल्चर से आता था। ठीक है, अब जीडीपी और नेशनल इनकम दो अलग अलग चीजें हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी नेशनल इनकम का चैप्टर अपलोड किया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम का तकरीबन 61% हिस्सा, 50% से ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता था। ठीक है, और प्लानिंग पीरियड में अब रिसेंट डाटा देखें तो तकरीबन 17% के आसपास आता है। ठीक है, in 1950-51 contribution of agriculture sector to the national income was 61%, which in 2019-2020 came down to 17.2%। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 61% के आसपास नेशनल इनकम की हिस्सेदारी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था, जो अब 19 जो है 2019-2020 के डाटा के हिसाब से 17% के आसपास आ गया है। इन द रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज सफिशिएंटली डेवलप्ड बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम इज वेरी लिटिल। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो रिच कंट्रीज हैं, रिच इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें एग्रीकल्चर काफी ज्यादा डेवलप्ड है, मगर उनकी नेशनल इनकम का जो कंट्रीब्यूशन करता है एग्रीकल्चर सेक्टर वो बहुत कम होता है। थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, इन अमेरिका एंड इंग्लैंड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली 1% ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी या नेशनल इनकम का 1% है, जो कि बहुत कम है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसीज मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम इज मोर एज कंपेयर टू द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर का परसेंटेज शेयर है नेशनल इनकम में वो कम होता है और अंडर डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा होता है। इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू नेशनल इनकम इज 17.2%। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप चेक कर सकते हो, क्या पता 17 से हल्का सा कम चल गया हो। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप डाटा जो लेटेस्ट है उससे चेक कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि नेशनल इनकम हमारे देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा, जो अभी भी 17% हिस्सेदारी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की है नेशनल इनकम के अंडर। सेकेंड आ जाता है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज टू सप्लाई वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई भी पैसा कमाते हो काम करके, उस पैसे से कुछ खाना पीना तो खाओगे ना, वो खाना पीना कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। those goods which are consumed by the masses of the country to satisfy their necessities of life are called wage goods। तो वो गुड्स जो आप जिंदा रहने के लिए खाना पीना करते हो उसे वेज गुड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो जरूरी है। These includes agriculture products like wheat, rice, pulses, maize, बाजरा, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। तो इसमें ये कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं कि हमें रोटी कपड़ा तो चाहिए ना, चावल दाल ये तो चाहिए, तो ये वेज गुड्स आ गई। बिटवीन 1951 एंड 2019 population of the country has increased more than 3 times and the production of food grains has increased fourfold।
तो ये बताया हुआ है कि पॉपुलेशन तो 3 गुना बढ़ गई है जब से देश आज़ाद हुआ है, बल्कि उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। और जो खाना है वो तकरीबन 4 गुना बढ़ गया, जो हम प्रोडक्शन करते थे उससे 4 टाइम्स के करीब बढ़ गए। Per capita daily availability of cereals and pulses was 395 grams in 1951, which rose to 512 grams in 2020। तो इसमें यह बताया कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ जो सीरियल्स हैं वो पहले 395 ग्राम्स होते थे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, अब वो बढ़ के 512 ग्राम्स हो गए। मतलब ये कि हम पहले से ज्यादा खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की ये भी इंपॉर्टेंस है कि ये सप्लाई ऑफ वेज गुड्स रखता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अभी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। ये चीज़ आपने दिमाग से समझनी है कि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी तो है ना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं और ये एक मेन ऑक्यूपेशन है। इन द ईयर 2015-2016 46.2% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये 2015-2016 का डाटा है। अब लेटेस्ट जो सर्वेज होंगे, जो सेंसस वगैरह होगा उसमें लेटेस्ट डाटा आएगा। हालांकि 2021 में सर्वे होना था बट कोरोना के कारण डिले हो गया, तो अब पता नहीं कब होगा, देखते हैं कब होगा। डिपेंडेंस ऑफ 46.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर स्पीक्स ऑन द वन हैंड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्टर to the Indian economy. On the other hand, it underlines the backwardness of the country. ये जो 46.2% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, एक तरफ तो ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा लोगों को जॉब्स देता है, ठीक है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंस होना लोगों की जॉब्स के लिए, ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी बैकवर्ड इकोनॉमी है, अभी भी कोई डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। इट इज सो बिकॉज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज लो इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है, जो पर लेबर के जो इतनी स्किल्स हैं कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का अलग से एक क्वेश्चन है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है और क्या क्या करें कि सही हो जाए, वो अलग क्वेश्चन है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Of the total working population, 1.3% in UK, 0.7% in USA and 2.9% in Japan is engaged in agriculture। अगर हम अपने आप को डेवलप कंट्री से कंपेयर करते हैं तो डेवलप कंट्री में देख लो कि यूके में सिर्फ 1.3% लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं और बाकी पूरे जो लोग हैं उनके लिए खाना बना पा रहे हैं। यूएसए में 0.7% सिर्फ एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है और जापान में 2.9%। और इतने लोग बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए सारा खाना बना पा रहे हैं। बट हमारी कंट्री में 46 पॉइंट समथिंग% लोग लगे हैं और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल है उनके लिए खाना बना पा रहे हैं, तो यहाँ तो प्रोडक्टिविटी डाउन हुई ना। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली पिछले पॉइंट में हम ये कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट का काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेल्प भी करता है, उससे खरीदता भी है, उसको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, ट्रैक्टर वगैरह ये वो मशीनें वगैरह खरीदता है ना। इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्री, यूडीसी मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर हैज एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अ वेराइटी ऑफ वेज। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए काफी हेल्प करता है। ये अलग से एक क्वेश्चन आता है कि डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हेल्प करता है। ए, इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, जूट, शुगरकेन, ऑयल सीड्स, रबर, सीरियल्स एटसेट्रा फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है। मैनी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक हैंडलूम, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग, रोप मेकिंग एटसेट्रा डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफी इंडस्ट्रीज डेवलप करती हैं क्योंकि उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए एग्रीकल्चर से। दूसरा पॉइंट आ जाता है बी पॉइंट, इनकम ऑफ द पीपल राइजेस अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जब भी एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं तो लोगों की इनकम्स बढ़ जाती हैं। दे डिमांड मोर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जो किसान है अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो कार भी खरीदेंगे, वो मोटर भी खरीदेंगे, वो एसी भी लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर भी खरीदेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, जो इंडस्ट्रियल जो कंपनियां है वो जो गुड्स बना रही है उनकी डिमांड बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सपेंड्स, उनका सामान बिकता है जब भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है। और थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनकम ऑफ द पीपल राइजेस
and so also rises their demand for cereals. Hence development of agriculture is very essential. तो जब भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो अच्छी क्वालिटी का खाना खाएंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर अच्छा खाना खाएंगे तो जो फूड आइटम्स है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। चाहे पिज्जा ही खाएं, मगर वो भी तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से ही निकल के आया ना, रॉ मटेरियल। तो एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करेगा तभी तो वो डिमांड को पूरा कर पाएगा। तो इस पॉइंट में हमने ये बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर की काफी हेल्प करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी मदद होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, एग्रीकल्चर सरप्लस गुड्स बनाता है ताकि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें और डॉलर कमा सकें। ठीक है, एग्रीकल्चर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टू द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कैसे? ए पॉइंट है, in the total export trade of India, contribution of agriculture products like tea, coffee, oil, cakes, tobacco, spices, jute, etc. has been very large। तो इसमें यह बताया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके कई गुड्स जो हैं, जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, चाय, मसाले वगैरह, टोबैको वगैरह, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। इन 2019-2020 of the total exports about 11.2% कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें से 11.2% एग्रीकल्चर गुड्स का ही एक्सपोर्ट हो रहा था। बी पॉइंट में आ जाता है, इन इंपोर्ट्स फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एटसेट्रा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो हम इंपोर्ट की बात करें तो हम फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट भी कराते हैं जब यहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है या फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं। एडिबल ऑयल्स भी बाहर से लेके आते हैं, फर्टिलाइजर्स भी बाहर से लेके आते हैं, एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है वो भी बाहर से मंगवाते हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ डिमांड, इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स इन द कंट्री इंक्रीजेस वेरी मच। जैसे जैसे जो डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी में और हम अपनी प्रोडक्शन से वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से जो इंपोर्ट्स हैं फूड ग्रेन्स का या ऑयल सीड्स का या ऑयल का काफी ज्यादा बढ़ गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड बिकम्स अनफेवरेबल। तो जब हम बाहर से ज्यादा सामान मंगाने लग गए तो हमारे कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो गया है। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर के अंडर आ जाती है। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। इफ एग्रीकल्चर डेवलप्स इन द कंट्री, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स वुड गो डाउन। तो अगर एग्रीकल्चर डेवलप करेगा, एक तो हम घर में ही इतना खाना बनाना शुरू कर देंगे, ऊपर से जो बाहर से इंपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक कंट्री के लिए। नेक्स्ट आ जाता है रोल इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड मतलब ट्रेड विद इन द कंट्री। एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री। इंटरनल ट्रेड में ज्यादातर जो ट्रेड है वो खाने पीने का चीजों का हो रहा है, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रेड इन फूड ग्रेन्स, fruits, vegetables, milk, etc. provides employment to a large number of people and also generate tax revenue for the government। तो सिंपल वर्ड्स में जो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनका काफ़ी ट्रेड होता है और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, और सरकार अगर इन पे हल्का फुल्का टैक्स लगा भी देती है, वैसे एग्रीकल्चर गुड्स पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं लाइफ की, तो सरकार को इस पे नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाते भी है हल्का फुल्का टैक्स तो उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया इज करेक्टराइज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज। हमें ये पता है कि हर पूरे के पूरे कंट्री में एक जैसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होती। जितनी पंजाब हरियाणा साइड, महाराष्ट्र साइड प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर में भी, उतनी उड़ीसा बिहार साइड ना होती हो। ठीक है, तो देयर इज डिस्पैरिटीज। ठीक है, डिस्पैरिटीज है क्योंकि वेजिटेशन अलग अलग है, क्वालिटी ऑफ लैंड अलग अलग है, बारिश कहीं होती है कहीं नहीं होती। इन सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज increased very much under the impact of green revolution। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ी है। These states have not only become self-sufficient in the matter of food grains, but also other states also purchase food grains from them। तो एक तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब जितना उस स्टेट में फूड की डिमांड है उतना तो बनाते ही बनाते हैं, मगर जो फालतू बनाते हैं वो बाकी स्टेट्स को भी बेच देते हैं, और बाकी स्टेट्स में इन पे डिपेंड करती है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। एज अ रिजल्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रक्स, रेलवेज एटसेट्रा हैव बीन
earning good revenue by carrying agriculture products from surplus states to deficit states. तो इस वे में जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। वो एग्रीकल्चर गुड्स को जिन स्टेट्स में कमी है वहाँ पे लेके जाता है और जिस स्टेट्स में सरप्लस है वहाँ से जो कमी वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे लेके जाता है, तो उनको भी इनकम जनरेट हो जाती है। तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनकम टू गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑब्टेन अ साइजेबल पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से काफ़ी जो है रेवेन्यू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। कैसे? मैनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस आर लेविड on agriculture, that is land revenue, irrigation tax, etc., etc. Central government also earns considerable revenue by way of goods and service tax, जिसको जीएसटी कहते हैं, and export duty on agriculture products like tobacco, tea, coffee, etc., etc. तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी थोड़ा बहुत टैक्स लगाती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर और आने वाले टाइम पे ये टैक्सेस बढ़ते रहेंगे और सब्सिडीज गिरती रहेंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी भी लगा देती है जो एग्रीकल्चर की चीज़ें उनके ऊपर। और जो हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो उसको डिस्करेज करने के लिए कभी कभी जब घर में कम प्रोडक्शन हुई हो फिर भी प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट करेंगे तो विद इन द कंट्री तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उसको डिस्करेज करने के लिए सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी लगाती है। तो कहने की बात ओवरऑल ये कि सरकार भी साइजेबल इनकम जनरेट करती है, मगर जैसे जैसे जो WTO के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होते रहेंगे वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह लिया जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर की जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह दी हुई हैं वो विड्रॉ होती रहेंगी। पार्शली विड्रॉ हो भी गई हैं मगर आस्ता आस्ता टोटली खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़मीन भी खरीदनी है, मशीनें भी खरीदनी है वगैरह वगैरह। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स फार्म लैंड्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट प्लेस। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़मीन के ऊपर होती है। जो फार्म लैंड है उसको सबसे एक अच्छा एसेट माना जाता है क्योंकि ज़मीन होगी ना फिर अपने नाम पे, कोई फिजिकल एसेट हो गया ना। कैपिटल वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज is invested in the means of irrigation, cattle, agricultural implements, tractors and other agricultural machines, warehouses, etc. तो जो किसान है वो मिलियंस रुपीस खर्च करके ज़मीनें खरीदते हैं और ट्रैक्टर खरीदते हैं और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीदते हैं। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छी तरीके से डेवलप होगा तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। ठीक है, इसलिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ सेविंग्स। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेविंग्स। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एक अच्छा सोर्स ऑफ सेविंग्स के तौर पे देखा जा सकता है। सो फार ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बेनिफिटेड रिच फार्मर्स ओनली। ज्यादातर ये कहा गया है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो रिच फार्मर्स को ही बेनिफिट हुआ, बट दे हैव ग्रोन रिचर। मतलब उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो कि महंगी थी, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो वो और ज्यादा अमीर हो गए। द एडिशनल इनकम अर्नड बाय देम कैन बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड। उन्होंने जो भी कमाया वो सेव कर लिया और फर्दर उसको इन्वेस्ट कर दिया। इफ benefits of green revolution are extended to all farmers, then income of the farmers can be increased and thus savings potential can be very large in agriculture sector। तो कहने की बात यह है कि अगर ये जो बेनिफिट्स हैं इसको पुअर फार्मर्स की तरफ भी पहुंचा दिए जाएं तो पुअर फार्मर्स भी अमीर हो जाएंगे, वो भी अच्छा खासा खाने पीने लग जाएंगे, मतलब इनकम्स उनकी बढ़ जाएंगी और वो सेविंग्स भी ज़्यादा करेंगे और सेविंग्स ज़्यादा करेंगे तो ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन हमारे कंट्री में ज़्यादा होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर सोर्स ऑफ सेविंग्स के तौर पे देखा जाता है। वैसे भी अब आप दिमाग से सोचो, एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर जो विलेजेस वगैरह में जब आप जाते हैं उनका खर्चा क्या होता है? खर्चा तो कोई होता नहीं, घर से ही सारा खाने पीने का सामान वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। मगर शहरों में जाओ, हल्का सा आपके पास खुद का घर नहीं है तो रेंट दो, बिजली का बिल, ये वो, जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं पिज़्ज़ा मंगा लो, कभी मॉल में चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, पैसा उड़ जाता है। मगर विलेजेस में ऐसी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उनकी सेविंग्स हो जाती हैं एक टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस है एग्रीकल्चर। किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं मानेंगे जब तक उसका एग्रीकल्चर पे उसकी डिपेंडेंस जो है किसी और कंट्रीज पे कम ना हो जाए। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई वगैरह हो गया, कतर वगैरह हो गया, वो अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो खुद नहीं बना पाते, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मगर वहाँ पे काफ़ी तकड़े प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे वो पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं कि जितना हम
अपना मतलब जितनी हमारी फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो खुद प्रोड्यूस कर सकें ताकि दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम हो जाए। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर जो है बेस प्रोवाइड करता है देश की तरक्की के लिए, बिकॉज फर्स्टली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोवाइड्स इनपुट्स टू इंडस्ट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंट। क्यों? सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप होगा तभी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या कहते हैं रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेगा। सेकेंडली, एग्रीकल्चर रिक्वायर्स रिलेटिवली लेस कैपिटल एंड लेस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कम मशीनें चाहिए, जितनी इंडस्ट्रीज में चाहिए उससे तो कम ही चाहिए, और कम फॉरेन कैपिटल चाहिए ना के बराबर। ठीक है ना। दस, बाय मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर कैन बी डेवलप्ड। जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है उन्हीं को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, फॉरेन ट्रेड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो गया तो वो इंडस्ट्रीज की भी मदद करेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी अच्छा कर देगा, फॉरेन ट्रेड भी करेगा, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा मतलब। तो ये सारे सेक्टर्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे अगर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो ये सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। कैसे? इंडिया इज मेनली अ कंट्री ऑफ विलेजेस। आपको पता है इंडिया जो है विलेजेस में ज्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल रहते हैं। एज अ रिजल्ट of agricultural development, economic, social and political life of the villages will improve। तो अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गई तो इकोनॉमिक लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, विलेजेस में वो लोगों की डेवलप हो जाएगी। दे विल मेक मोर इंटरेस्ट इन नेशनल प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, जो भी हमारे देश के जो प्रोग्राम्स होंगे, नेशनल प्रोग्राम्स होंगे, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो वो ओवरऑल सारे सेक्टर्स की मदद कर सकता है। सच टाइप ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज वेरी इसेंशियल फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इस टाइप की कॉर्पोरेशन जो विलेजर्स हैं और जो बाकी जो सेक्टर्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी सेक्टर, इस टाइप की कॉर्पोरेशन पूरे देश की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रफली 3/4 ऑफ द टोटल इलेक्टोरेट्स लिव इन विलेजेस। तो बेसिकली 3/4 ऑफ द इलेक्टोरेट्स मतलब जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जब इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन उनमें से 3/4 जो है वो कहाँ पे रहते हैं? विलेजेस में। और विलेजेस की सीट्स भी बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है ना इंडिया में सिटीज कम है और विलेजेस ज्यादा है, तो जो सीट्स बनती हैं विलेजेस की या रूरल एरियाज की वो भी अच्छी खासी बनती है। इसी वजह से तो जब इलेक्शन का टाइम आता है सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं वो मुंह उठा के विलेजेस की तरफ चले जाते हैं रैलियां करने। शहरों में कितनी रैलियां होती हैं? बहुत कम होती हैं। विलेजेस में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को बटा लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है। एज सच different political parties make all efforts for their improvement through the development of agriculture। तो इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए जितनी भी पार्टीज है, रूलिंग पार्टीज है, वो काफी ज्यादा एफर्ट्स मारती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनली भी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे? सम ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। कैसे? India ranks first in the world as regards the production of spices, milk, jute, pulses, butter, घी। इन ये जो सारी जो चीजें इनमें इंडिया रैंक 1 करता है। सेकंड रैंक with regard to sugar, rice, wheat, fruits, vegetables, tea and tobacco and sixth rank with regard to potatoes। तो इंडिया का रैंक काफी हाई है इनकी प्रोडक्शन में, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। इन ब्रीफ, agricultural development has a significant role to accelerate the rate of economic development। कि भाई एग्रीकल्चर की तरक्की की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी देश तरक्की करेगा। appropriate development of agriculture sector is also a precondition for the success of any development plan of a country। अगर हमने किसी भी टाइप की डेवलपमेंट करनी है या प्लान बनाने अच्छे तरीके से तो उसका मेन बेस तो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है। मेनली इंडिया की बात की है। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होता है और किस किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को असर करते हैं। इस टॉपिक का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।